So our next disease is amoebiasis. Now we are studying this chapter, human health and disease, and the disease malaria has already been covered. Next is the amoebiasis. So what is important here in the disease part? We have to remember the causative agent of the disease. हर एक डिज़ीज़ के लिए हमको जो है वो कॉजेटिव एजेंट याद रखना है. डिज़ीज़ किससे कॉज होती है वो याद रखना है, उसके सिम्टम्स याद रखना है डिज़ीज़ के, और उसके बाद में अगर लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का तो हमको लाइफ साइकिल जो है वो एकदम शॉर्ट में याद रखना है. जैसे उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट की कौन सी स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, बॉडी की कौन से पार्ट में उसके लार्वे या उसके स्पोर्स जो है वो जाके सेटल होते हैं, ये याद रखना है. उसके बाद में डिज़ीज़ के साइंस एंड सिम्टम पेपर में पूछते हैं तो वो याद रखना है, और अगर ट्रीटमेंट है तो शॉर्ट में ट्रीटमेंट और उसके बाद में उसका प्रिवेंटिव मेजर. तो ये इतने पॉइंट जो है वो हमको हर एक डिज़ीज़ के लिए याद रखना है. अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए लाइफ साइकिल हो. जिसके लिए लाइफ साइकिल है तो सिर्फ उनके लिए लाइफ साइकिल का हमको बहुत बेसिक याद रखना है. अदरवाइज़ हमको जो है वो सभी की लाइफ साइकिल याद रखने की ज़रूरत नहीं है. और कॉजेटिव एजेंट तो सभी का है, कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट है, वो याद रखना है. सो अमीबायासिस जो है इट इज़ अ डिज़ीज़ एंड इट इज़ वेरी कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज अमीबिक डाइसेंट्री. डाइसेंट्री बोला जाता है लूज मोशन को. तो इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और उसको बहुत रिपीटेड लूज मोशन हो जाता है. और एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है पर्टिकुलरली इंडिया में, क्योंकि जो सब सैनिटरी कंट्रीज़ हैं या किसी कंट्री के सब सैनिटरी एरियाज़ जो हैं उनके लिए ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत ऐसे एरिया के लिए बहुत कॉमन है. मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं. नियर अबाउट जो है वो 15% पॉपुलेशन को इंडिया की जो है ये ईयरली अफेक्ट करती है. और इससे जो डेथ रेट है वो नियर अबाउट 70,000 डेथ पर ईयर है, ये इसका डेथ रेट है. अमीबायासिस और अमीबिक डाइसेंट्री, कॉमन नेम इसका है अमीबिक डाइसेंट्री. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो कॉज होती है, द कॉजेटिव एजेंट इज़ अ प्रोटोजोअन पैरासाइट और द प्रोटिस्ट पैरासाइट. वो एक प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंडर में प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है. पैरासाइट है, बॉडी में ही रहता है, एंडो पैरासाइट है, और साइंटिफिक नेम है उसका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. सो एंटामीबा रिफर्स टू अमीबा, मतलब एक टाइप का अमीबा ही है वो. और हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिस्टोलाइसिस करता है. हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, लाइसिस का मतलब उसका ब्रेक डाउन. सो इट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यूज़. कौन से टिश्यूज़ को ये ब्रेक डाउन करता है, ये अपनी जो गट वॉल होती है, गट मतलब इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है, तो अपनी इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके म्यूकोसा टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करता है और वहाँ पर एब्सेस फॉर्म करता है, उसको रप्चर करता है. सो दैट्स वाई द नेम हिस्टोलाइटिका इज़ गिवन. Now we will see the life cycle of Entamoeba histolytica. The life cycle starts with the trophozoite. ट्रोफोजोइड से जो है वो लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट होती है, यहाँ से ट्रोफोजोइड से. तो हम देख सकते हैं ट्रोफोजोइड जो है वो एंसिस्टेड ट्रोफोजोइड है. दो टाइप के जो है इसके ट्रोफोजोइड होते हैं. एक नॉन एंसिस्टेड होता है. एंसिस्ट का मतलब होता है कवर होना. तो कुछ ऐसे ट्रोफोजोइड होते हैं जिनके ऊपर ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, ये आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है. इस आउटर कवरिंग को सिस्ट बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द सिस्ट आउटर कवरिंग. तो सिस्ट किसी किसी में अपसेंट होता है. तो जो नॉन एंसिस्टेड इसके फॉर्म्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो नॉन एंसिस्टेड जो है वो इतने हार्मफुल नहीं होते. बट जो एंसिस्टेड होते हैं ये मंथ्स तक का जो है वो सॉइल में रह सकते हैं. और ये कहाँ पर रहता है ट्रोफोजोइड, ये इन्फेक्टेड पर्सन की के फीकल मैटर में रहता है. तो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके फीकल मैटर में, उसके लेटरिन में एंसिस्टेड वाले ट्रोफोजोइड भी होते हैं और नॉन एंसिस्टेड भी होते हैं. तो जो एंसिस्टेड वाले होते हैं वो कई मंथ तक का ज़िंदा रहते हैं, और जो नॉन एंसिस्टेड होते हैं फिर वो शॉर्ट लीव्ड होते हैं. कुछ दिनों के बाद में फिर वो
रप्चर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो नॉन एंसेस्टेड वाले जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, पर जो एंसेस्टेड फॉर्म होते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के, दे कॉज द डिजीज़। ना अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका जो ट्रांसमिशन है उस ट्रांसमिशन के मोड को बोलते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट, इसको फीको ओरल रूट और फीको ओरल ट्रांसमिशन। तो फीको ओरल ट्रांसमिशन है, मतलब ये कि फीकल मैटर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन है। जो फीकल मैटर होता है वो किसी भी तरह से एक्सीडेंटली खाने पीने की चीज़ों में मिल जाता है या कि ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है, और फिर वहाँ से फिर जो है वो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की बॉडी में पहुँच जाता है। तो इस टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है कि जहाँ पर किसी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के जो स्पोर्स हैं या लार्वे जो हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर में पहले होते हैं, और फीकल मैटर से फिर बाद में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में या फूड मटेरियल में आ जाते हैं, और वहाँ से फिर हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाते हैं। उसको बोलते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो ट्रांसमिशन है ये भी फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट के अंदर डिवीज़न हो रहा है, और फिर सिस्ट बनने से पहले ये ट्रोफोजोइट बॉडी में जाता है और डिवाइड होना स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में, और फिर इससे प्री सिस्टिक फॉर्म बनता है, मतलब सिस्ट से पहले वाला फॉर्म, और फिर उसके बाद में सिस्ट फॉर्म बनता है, यानी उसके ऊपर कवरिंग आती है, और फिर ये सिस्ट के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट्स में आता है, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, और यहाँ पे बाय न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज आती है। दिस स्टेज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एग्ज़ाम के लिए तो आपको इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेजेस के नाम, बट ब्रीफ में आपको जो है ये इन शॉर्ट आपको जो है ये लाइफ साइकिल की सीक्वेंस तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो पहले ऐसे याद रखो, प्री सिस्टिक फॉर्म है, फिर सिस्टिक फॉर्म है, और प्री सिस्टिक से पहले ट्रोफोजोइट है, और फिर बाय न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म है, और फिर वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, तो ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड फॉर्म है, और सिस्ट है ऊपर की जो कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सिस्ट। फिर उसके बाद में एक्स सिस्टमेंट होता है, मतलब कि सिस्ट ब्रेक होता है और अंदर से उसका जो सेल है वो पूरा बाहर आता है, और फिर ये सेल बाहर आने के बाद में यहाँ पे मेटासिस्टिक फॉर्म, मेटा मीन्स आफ्टर सिस्ट फॉर्म बनता है, फिर डिवीज़न होता है, और ये डिवीज़न जो है ये सॉइल के अंदर या ड्रिंकिंग वाटर में भी हो सकता है, और फिर छोटे छोटे जो है सेल्स बनते हैं विच आर कॉल्ड अमीब्यूला, एंड दीज अमीब्यूला देन दे प्रोड्यूस द ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर। फिर ये ट्रोफोजोइट जो है ये इन्फेक्टेड है। अमीब्यूला जो होते हैं ये भी माइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं, पर अगर ये ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो है अपना जो इम्यून सिस्टम होता है इसको रेजिस्ट कर लेता है, और जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये ट्रोफोजोइट जो है ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। यहाँ से फिर हेल्दी पर्सन के अंदर लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम, अगर हमको जो है वो पॉजिटिव एजेंट और कहाँ पर बॉडी में कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो साइंस एंड सिम्टम जो है हम इजीली उसके बता सकते हैं। तो डायरिया होता है, क्योंकि डायसेंट्री जो है वो कॉमन डायरिया को बोलते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, फ्लैटुलेंस होता है, मीन्स गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टूल में जो है वो म्यूकस आता है, रेयरली ऐसा हो जाता है कभी के ब्लड भी आ जाता है, तो म्यूकस ज़्यादा आता है स्टूल में। एब्डोमिनल क्रैम्प या एब्डोमिनल पेन होते हैं, और ब्लड इन स्टूल है, सीवियर केसेस में होता है। और इसके कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो लीवर में जाकर के लीवर सेल्स को भी जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। तो लीवर सेल में इन्फेक्ट करने की वजह से कभी कभी जो है वो लीवर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, सो इसको हम लोग कहते हैं हिपैटोमीगली, इट इज़ कॉल्ड हिपैटोमीगली। और जब ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है तो उसको हम लोग जो है वो फुलमिनेंट अमीबायासिस कहते हैं, फुलमिनेंट अमीबायासिस, फुल ब्लोन अमीबायासिस। तो सीवियर कंडीशन को फुलमिनेंट कंडीशन बोला जाता है। लीवर के ऊपर जो है वो एब्सेस डेवलप हो जाते हैं, एब्सेस का मतलब ऐसे छाले जैसे आ जाते हैं लीवर के ऊपर, लीवर के सेल्स में। और फिर माइल्ड फीवर, पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट,
ये सब इसके जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं। बॉडी में से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, वाटर का बहुत लॉस हो जाता है, वाटर डिफिशियंसी हो जाती है। सो ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसा मैंने पहले बताया, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन है, ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स या कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर जो कि फीकल मैटर से कंटामिनेटेड है। कभी ऐसा होता है कि रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करने की वजह से भी इसके स्पोर्ट्स बॉडी में आ जाते हैं। रॉ वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली वो रॉ वेजिटेबल्स जिनको जो है ऐसे फर्टिलाइज़र से ग्रो किया गया है फर्टिलाइज़र के ऊपर जो कि एनिमल ओरिजिन के हैं, क्योंकि एनिमल जैसे काउस हैं, बफेलोज हैं, इनके फीकल मैटर में भी जो है इसके स्पोर्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के फीकल मैटर में रहते हैं, तो अदर एनिमल के फीकल मैटर में भी रहते हैं। और उनसे अगर फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसके कुछ ट्रोफोजोइट्स आ जाते हैं। डायग्नोसिस जो है इसका स्टूल एग्जामिनेशन से करते हैं। जो अपना फीकल मैटर होता है उसको एग्ज़ामिन करते हैं और उसके अंदर ट्रोफोजोइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। और ट्रीटमेंट के लिए जो कॉमन एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन है वो देते हैं, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, टाइनिडाजोल एक है मेडिकेशन, और ओरल रिहाइड्रेशन भी होता है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गए हैं तो ड्रिंकिंग वाटर ज़्यादा, पानी ज़्यादा पिलाना, पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डाल करके उसको पिलाना, ORSL आता है वो पिलाना। तो इस तरह के ये ऐसे हैं, ये सब सप्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं जिससे बॉडी के अंदर लॉस होने वाले जो मिनरल्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रिगेन हो जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू ट्रीटमेंट। देन इसके कुछ प्रिवेंशन हैं। प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स में डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है वो चीज़ अगर हमको मालूम है तो प्रिवेंटिव मेजर भी हमको समझ में आ जाएंगे कि कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करें। क्लीनलीनेस मेंटेन करना है और सैनिटरी कंडीशन मेंटेन करनी है। वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर और सॉप और यूजिंग कीपिंग द टॉयलेट्स क्लीन। बच्चों के डाइपर्स बदलने के बाद में जो है वो हाथ धोना और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और या कि फिर क्लोरीनेटेड या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना। रॉ वेजिटेबल्स जो है उनको अवॉइड करना। रोड साइड जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना। इसके अंदर प्रॉपरली जो है वो कुक करना। अगर पीलिंग करने वाली वेजिटेबल्स हैं तो उनको अच्छे से पीलिंग करना और उसके बाद में उसको अच्छे से वॉश करना और फिर प्रॉपरली कुक करके उसको फिर खाना। तो ये सब इसमें आ जाते हैं इसके प्रिवेंशन में। सीवेज डिस्पोजल करना, जो फीकल मैटर होता है एनिमल्स का और ह्यूमन का जो फीकल मैटर होता है उसको डिस्पोज करना। ओपन में जो है जैसे रूरल एरियाज़ में लोग जो है वो ओपन स्पेसेस में या कि फील्ड्स में जो है लेटरिन के लिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को, ये सब बातों को जो है वो अवॉइड करना। तो ये सब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है इट इज़ अस्कैरिस। नाउ अस्कैरिस जो है इट इज़ ऑल्सो अ पैरासाइटिक डिज़ीज़, और ये जो डिज़ीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय अ राउंड वर्म। एक राउंड वर्म है जो कि अस्केलमिंथिस फाइलम या निमेटीहेलमिंथिस फाइलम को बिलोंग करता है। 11 में हमने किंगडम एनिमेलिया में राउंड वर्म का पूरा फाइलम स्टडी किया है, पैरासाइटिक फाइलम अस्केलमिंथिस और निमेटीहेलमिंथिस। तो कॉजेटिव एजेंट है इसका अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिक्वाइड, कॉमनली हम उसको अस्कैरिस बोलते हैं। और एक एंडो पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, रिसाइड करता है। साइंस एंड सिम्टम में इसमें क्या होता है अस्केरियासिस में, GI ट्रैक का जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा वोमिटिंग और फीवर भी आ जाता है कुछ केसेस में। फिर फीकल मैटर के अंदर हमको जो है वो लाइव वर्म्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादा करके ये जो डिज़ीज़ है ये छोटे बच्चों को हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे उतना प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं और बाहर निकल के मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो उससे जो है इसके कुछ एग्स उनके बॉडी में चले जाते हैं। और थोड़ा बहुत जो है इसमें इसका जो लार्वा है वो अपनी लाइफ साइकिल में अपने लंग्स के अल्वियोलाई से पास होता है। सो कुछ कंडीशन में जो है ये न्यूमोनाइटिस कॉज करता है, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वियोलाई। तो जो अपना लंग है उसका इन्फ्लेमेशन, उसके ऊपर स्वेलिंग कॉज करता है। बच्चों को जो है अगर कंडीशन आई है तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है,
भूख नहीं लगती है, बच्चे खाना नहीं खाते तो वेट लॉस हो जाता है उनका। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो यूजुअली पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो ईओसिनोफिल होते हैं, अपने डब्ल्यूबीसीज में जो ईओसिनोफिल होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को ईओसिनोफिलिया कहते हैं। अगर ब्लड एग्जामिन करते हैं तो ब्लड एग्जामिन करने के बाद में हमको नंबर ऑफ ईओसिनोफिल जो है वो इंक्रीज मिलते हैं इसके अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका वो सेम है, अमीबायासिस के जैसा ही है, फीको ओरल रूट जैसा हमने ऊपर देखा था। तो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जो है ये इसके एग ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके जो एग है वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उसके फीकल मैटर में इसके बहुत सारे एग्स रहते हैं, और वो एग्स फिर बाय चांस अगर ड्रिंकिंग वाटर में या ईटेबल्स फूड मटेरियल के अंदर अगर मिल जाते हैं तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। देन इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और या के डायरेक्ट डायग्नोसिस भी होता है। तो डायरेक्ट डायग्नोसिस जो है वो लाइव वर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, एडल्ट वर्म प्रेजेंट रहते हैं फीकल मैटर में, तो डायरेक्ट जो है डायग्नोसिस हो जाता है। बट माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन करने पर हमको उसके एग्स या लार्वे देखने को मिलते हैं। तो लार्वे और एग्स जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में प्रेजेंट रहते हैं। सो स्टूल एनालिसिस जो रूटीन स्टूल एनालिसिस होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप के पैरासाइटिक जो वर्म्स हैं, पैरासाइटिक जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उनके लार्वे और उनके एग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे टेप वर्म है, राउंड वर्म्स हैं, एंटेरोबियस करके एक वर्म होता है, ये सबको जो है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो रूटीन स्टूल एनालिसिस टेस्ट बोला जाता है। रूटीन स्टूल एनालिसिस टेस्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आते हैं, जैसे पाइपेराजिन करके है, मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल, ये दो ड्रग ऑफ चॉइस हैं। लार्विसाइडल है, लेवामिसॉल करके एक आती है, पायरेंटल है, और ज़्यादा करके इसके जो है वो सिरप अवेलेबल हैं। ट्रेड नेम जो है इसका आइवरमेक्टिन करके एक टैबलेट आती है, नोवम करके एक सिरप आता है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। तो ये सब जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट एडल्ट एंड अगेंस्ट लार्वे, दोनों के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ये। देन वी विल सी द लाइफ साइकिल। अभी हम लोग जो है इसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो अस्केरियासिस की जो लाइफ साइकिल है, इट बिगिंस विथ द स्वेलोइंग ऑफ द एग, स्वेलोइंग ऑफ द एग थ्रू कंटामिनेटेड फूड। तो जो कंटामिनेटेड फूड है उसमें इसके एग रहते हैं, बाय चांस जो है वो हमारी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाते हैं। अपना इम्यून सिस्टम जो है इसको रेजिस्ट बहुत करता है, बट स्टिल अगर कोई थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है तो उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं। वहाँ से इसके जो लार्वे होते हैं, दोज लार्वे दे कम एंड दे सेटल देमसेल्व्स फॉर सम डेज इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आते हैं और इंटेस्टाइन में आने के बाद में वहाँ पर लार्वे हैच आउट होते हैं। बहुत बहुत टाइनी लार्वे रहते हैं, तो साइज़ जो है वो एकदम छोटी होती है, माइक्रोमीटर में होती है पहले। और ये इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है म्यूकोसा, उसको पेनिट्रेट करके हमारी ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज से फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के पहुँच जाते हैं हार्ट में। और जैसे जैसे जो है ये आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर जो है मोल्टिंग होता जाता है, मतलब ये लार्वे जो है ये बड़े होते जाते हैं, या कि धीरे धीरे जो है ये मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली लार्वल स्टेज होती है, इट इज़ कॉल्ड रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा। तो वही इन्फेक्टिव स्टेज होती है रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा, फर्स्ट स्टेज। अब वो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन से, फिर हार्ट की तरफ आता है, फिर लंग्स में, और लंग्स से होते हुए फिर वो ट्रैकिया में लंग्स के अल्वियोलाई को पेनिट्रेट करता है, और अल्वियोलाई को पेनिट्रेट करके फिर वो ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया से होते हुए फिर जो है वो अपने फेरिंग्स रीजन तक आता है, और फेरिंग्स से वापस से स्वेलो हो जाता है। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में फेरिंग्स, और वहाँ से स्वेलो होकर के ये पहुँच जाता है अपने फूड पाइप में, मतलब इसोफेगस में, और इसोफेगस से होते हुए फिर अगेन वो इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। तो इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते मतलब ये यहाँ से लेकर के ये इंटेस्टाइन से लेकर ये और ये इंटेस्टाइन तक का ये लार्वल जो जर्नी है, इतनी जर्नी में जो लार्वे होते हैं, मोस्ट ऑफ द लार्वे दे बिकम एडल्ट, ये एडल्ट हो जाते हैं। और फिर एडल्ट जो रहते हैं इसमें मेल और फीमेल जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। फीमेल जो होती है
उसकी साइज़ बड़ी होती है और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो बहुत कर्व होता है। और मेल जो होता है उसका पोस्टीरियर एंड जो है वो जे शेप होता है। वहाँ पर अटैचमेंट के लिए जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, विच आर कॉल्ड पीनियल सीटा। तो ये अपने इंटेस्टाइन में अटैच रहते हैं। मेल और फीमेल वहाँ इंटेस्टाइन में कॉपुलेट करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसकी जो फीमेल है वो एक एक टाइम में जो है वो 2 लाख एग पर डे तक जो है वो रिलीज़ करती है। एंड दीज एग्स दे आर एक्चुअली द फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो ये एग जो होते हैं धीरे धीरे जो है फिर ये फीकल मैटर में पहुंच जाते हैं। एडल्ट फर्टिलाइज्ड एग ले करती है फीमेल और ये फीकल मैटर में जाते हैं। बहुत सारे एग्स जो है वो किल भी हो जाते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, बट इतना ज़्यादा जो है इसकी फर्टिलिटी है कि 2 लाख एग पर डे पर फीमेल। तो ये इतने ज़्यादा होते हैं कि इसमें से बहुत सारे एग जो होते हैं वो अपने फीकल मैटर में आ जाते हैं और फिर ये फीकल मैटर से निकल करके फिर सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल में बहुत दिनों तक का रह सकते हैं और वहाँ से फिर अगेन ड्रिंकिंग वाटर या कि कोई एडिबल मटेरियल के थ्रू किसी न्यू पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके जो एडल्ट वर्म्स होते हैं, ये एडल्ट वर्म की जो बॉडी होती है, ये बॉडी ऐसी होती है कि इसके ऊपर जो है वो एक वेरी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो थिक क्यूटिकल रहता है, जैसे सपोज कर लो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द अस्कैरिस, नाउ दिस इज़ द बॉडी ऑफ द अस्कैरिस। तो इसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही थिक क्यूटिकल मीन्स इसके ऊपर ऐसी एक थिक कवरिंग पूरी थ्रू आउट द बॉडी, ये ऐसे पूरी थ्रू आउट द बॉडी ऐसी एक थिक कवरिंग प्रेजेंट रहती है। और ये थिक क्यूटिकल के ऊपर अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ईजीली और बहुत ज़्यादा दिनों तक का सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर वहाँ पर ये फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करती रहती है फीमेल और फिर वो पर्सन तो इन्फेक्टेड हो जाता है और इन्फेक्टेड होने के साथ साथ में वो पर्सन जो है वो कैरियर बन जाता है। मीन्स वो अपने फीकल मैटर में इसके एग्स रिलीज़ करते रहता है और वहाँ से फिर डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती रहती है। तो ऐसा जो है इसका लाइफ साइकिल है। देन नेक्स्ट जो है इसके लिए भी प्रिवेंटिव मीजर्स देखना है। सो देयर आर सम प्रिवेंटिव मीजर, सेम प्रिवेंटिव मीजर हैं जैसे अमीबायासिस के लिए थे, जैसे कि ओपन स्पेसेस में डिफिकेशन नहीं करना। डिफिकेशन मतलब कि ओपन स्पेसेस में लेटरिन को नहीं जाना। तो इसकी वजह से जो है अस्कैरिस का जो स्प्रेड है वो बचता है। पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना, यानी खुद की साफ़ सफाई मेंटेन करना। नेल्स प्रॉपरली कट करना। छोटे बच्चों को मिट्टी में अगर वो खेल रहे हैं तो उनको मिट्टी खाने से रोकना। और ओपन जो फूड होते हैं, रोड साइड ओपन फूड, जिसके ऊपर पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसके एग्स इतने लाइट होते हैं कि ईज़िली जो है वो एयर में फ्लोट होते हैं और वहाँ से फिर वो एडिबल फूड मटेरियल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उनको अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसकी बॉडी में पहुँच जाते हैं ये। फिर वॉशिंग द हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोना अच्छे से। छोटे बच्चों को डायपर चेंज करने के बाद में हाथ धुलाना, उनके भी हाथ और अपने भी हाथ धोना। और वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली ऐसे वेजिटेबल्स जिनके ये चांसेस हैं कि उनको जो है किसी एनिमल एक्सक्रीटा फर्टिलाइज़र को यूज़ करके ग्रो किया गया होगा, तो उनको अच्छे से जो है वॉश करना, वेजिटेबल्स को थरली वॉश करना कुकिंग से पहले। अगर पील कर सकते हैं तो उसका जो ऊपर का जो रिंड होता है, जो छिलका होता है, उसको अच्छे से पील कर लेना। और रॉ वेजिटेबल्स अगर कंज्यूम करना है तो उसको बहुत प्रॉपरली वॉश करने के बाद ही कंज्यूम करना। तो ये सब सारे जो है ये प्रिवेंशन है अस्केरियासिस को रोकने के लिए। तो ये 2 डिजीज़ जो है यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर कवर की हैं। सो ऐसे ही आप बाकी की जो डिजीज़ेज़ हैं उनको स्टडी करने के टाइम पर जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन करना है। इस चैप्टर के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझको बताना है वो ये है कि इसके अंदर जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है वो बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है और जो डिजीज़ वाला पार्ट है वो उतना ज़्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं है। उसके अंदर आपको कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम, प्रिवेंटिव मीज़र, अगर कहीं लाइफ साइकिल है तो लाइफ साइकिल और शॉर्ट में उसका ट्रीटमेंट, बस ये इतने ही पॉइंट्स को याद रखना है। 2 मार्क्स
के लिए जो है वो कोई एनी वन और एनी टू डिजीज़ जो है वो अब तक के पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में। तो लास्ट ईयर जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर इस चैप्टर का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज तो नहीं था, तो कोई एक डिजीज़ कभी 2 मार्क्स के लिए जो है वो आ सकती है, या कि फिर जो है वो इम्यूनिटी वाला पार्ट 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अभी न्यू सिलेबस का वेटेज तो नहीं आया हुआ है। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर जो था तो इसका वेटेज जो था ये 2 मार्क्स का वेटेज था। सो 2 मार्क्स के वेटेज में आप समझ सकते हो कि क्या पूछ सकते हैं। 2 या मैं अगर विथ ऑप्शन जाए तो 3 मार्क्स, तो 2 और 3 मार्क्स में आप खुद गेस कर सकते हो कि चैप्टर में एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं। हो सकता है कि 1 फिल इन द ब्लैंक में पूछ दें, 1 MCQ और 1+1 जो है वो 1 सेंटेंस के क्वेश्चन के ऊपर डाल दें, और या कि फिर एक MCQ और एक 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट डिजीज़ के ऊपर पूछ दिए, या कि फिर इम्यूनोलॉजी के पार्ट में से किसी के ऊपर पूछ दिए। तो ये हमने जो है यहाँ पर 2 डिजीज़ेस इसकी कवर की हैं। तो यहाँ पर जो है अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।